नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 40 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 39 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों हम सारे क्वेश्चन जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए क्या है। पहला है गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों यानी कि गिल्ड की कार्य समिति को कार्यचिंतक कहते थे। दूसरा देखिए, श्रेणियों की अक्षय नीवी पर प्राप्त ब्याज दुकुल कहलाता था। तो दोस्तों ये दोनों कथन जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए नीचे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। क्या हो जाएगा पर राइट आंसर। मैंने आपको बताया था दोस्तों गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो कथन है कथन ए, तो ध्यान रखेंगे गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों यानी कि गिल्ड की कार्य समिति को कार्य चिंतक कहते थे। बिल्कुल सही है, ठीक, ध्यान में रखेंगे इसको, यानी कि आपका ए सही है। दूसरा देखिए, श्रेणियों की अक्षय नीवी पर प्राप्त ब्याज दुकुल कहलाता था, ये गलत है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 86 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं इसको कार्यचिंतक या महत्तम कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों यानी कि गिल्ड की कार्य समिति को क्या कहा जाता था, कार्यचिंतक या फिर महत्तम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महत्तम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कथन बी मैंने बताया गलत है, क्योंकि कथन बी में जो है आपने देखा कि जो आपका दुकुल है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो दुकुल है दोस्तों, आप जानते हैं दुकुल क्या है। दुकुल एक प्रकार का दोस्तों ये क्या होता था, रेशमी वस्त्र होता था। ठीक है, क्या होता था, रेशमी वस्त्र। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में क्या था, दुकुल। दुकुल एक रेशमी वस्त्र था दोस्तों, न कि यहाँ पर ब्याज। ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अक्षय नीवी, ठीक है, अक्षय नीवी क्या था। अक्षय नीवी दोस्तों ये प्राचीन भारत में क्या था, स्थायी जमा को जो है कहा जाता था दोस्तों प्राचीन काल में। ठीक है, अक्षय नीवी क्या था, अक्षय नीवी जो है प्राचीन भारत में स्थायी जमा को जो है क्या कहा जाता था, अक्षय नीवी कहा जाता था। तो इसको ध्यान में आपने रखना है। ठीक, तो सारे फैक्ट यहाँ पर देखने हैं आपको। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 87 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी एवं काजी मुगीसुद्दीन के मध्य जो है वार्तालाप नहीं हुई थी। ठीक है, किस विषय पर नहीं हुई थी यहाँ पर आपको बताना है। दोनों का नाम, ठीक है, ध्यान में रखना है। काजी का नाम याद रखना है, काजी मुगीसुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनके मध्य जो है किस विषय पर वार्तालाप नहीं हुई थी, आपको नीचे विषय दिए हैं। पहला है राज्य की खम्स में हिस्सेदारी पर। दूसरा देखिए खराज देने वाले हिंदुओं की स्थिति पर। तीसरा देवगिरी से प्राप्त धन संपत्ति के स्वामित्व पर, या फिर सरकारी खजाने पर उसके यानी कि अलाउद्दीन और उसके परिवार वालों के अधिकार पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 87 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको आंसर करते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 का, अलाउद्दीन खिलजी एवं काजी मुगीसुद्दीन के मध्य कौन से विषय पर वार्तालाप नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 87 का। देखिए दोस्तों राज्य की खम्स में हिस्सेदारी पर वार्तालाप हुई थी। ठीक है, ये सही है। उसके बाद देखिए खराज देने वाले हिंदुओं की स्थिति पर वार्तालाप हुई थी, ये भी ठीक है। उसके बाद देवगिरी से प्राप्त धन संपत्ति के स्वामित्व पर, ये दोस्तों इस पर वार्तालाप नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी डी ऑप्शन में देखिए सरकारी खजाने पर उसके और उसके परिवार वालों के अधिकार पर भी वार्तालाप हुई थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है
किस पर वार्तालाप नहीं हुई थी? तो देवगिरी से प्राप्त धन संपत्ति के स्वामित्व पर वार्तालाप नहीं हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने आम्रकार्दव नामक एक बौद्ध को जो है प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्त किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 88 आपको बताना है। ठीक है, कौन सा शासक था जिसने आम्रकार्दव नामक जो है एक बौद्ध को प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? 88 का नाम याद रखना है। ठीक है, आम्रकार्दव नामक एक बौद्ध को जो है प्रशासन के उच्च पद पर नियुक्त किया था। किस शासक ने किया था? तो 88 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 88 का राइट आंसर? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, या जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है आम्रकार्दव नामक बौद्ध को अपने प्रशासन में उच्च पद दिया था, इनकी सेनापति मंत्री का पद दिया था इसको। ठीक, पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, सेनापति का पद दिया था। ठीक है, किसको? आम्रकार्दव को। ठीक है, इसके प्रमाण दोस्तों हमें कहाँ से मिलते हैं अगर आपको पूछा जाएगा तो इसके प्रमाण जो है हमें मिलते हैं सांची के शिलालेख से। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं इसके प्रमाण? सांची के शिलालेख से। ठीक है, सांची के शिलालेख से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करेंगे दोस्तों। मौर्य प्रशासन में जनगणना का लेखा रखने वाला अधिकारी था। तो आपको दोस्तों मैंने मौर्य प्रशासन में बताया था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में आपको बताना है जनगणना का लेखा रखने वाला अधिकारी का नाम क्या था? ठीक, ऑप्शन देखिए, निधायक, नागरक, दायक या फिर प्रतिग्राहक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 89 में? मौर्य प्रशासन में जनगणना और जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है इसको रखने वाला जो अधिकारी था दोस्तों वो कौन था? चलिए आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मौर्य प्रशासन में जनगणना का लेखा रखने वाला अधिकारी था दोस्तों, कौन था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागरक। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, मौर्य प्रशासन में नगर की जनगणना और जनगणना के साथ साथ जन्म मृत्यु का पंजीकरण वाला जो अधिकारी था दोस्तों वो कौन था? नागरक था। ठीक है, नागरक याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो गांव में कार्य करता था वो कौन सा अधिकारी था? तो मौर्य प्रशासन में गांव में कार्य जो है कौन करता था? जनगणना का जो कार्य था वो कौन करता था गांव में? ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, गांव में जो है जनगणना का लेखा रखने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? उसको कहते थे गोप। ठीक है, क्या कहते थे? गोप नामक अधिकारी होता था। ठीक, तो ये सारे अधिकारी दोस्तों मैंने आपको बताए थे जब मौर्य प्रशासन के बारे में आपको बताया था, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है? चलिए आंसर कीजिए 90 का। आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताया है सर, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से, किस साइट से अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है? ठीक है, अलंकृत फर्श। अलंकृत फर्श का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका डेकोरेटेड जो फर्श होती है वो प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 90 का कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से एक घर के फर्श में जो है अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसके साक्ष्य मिले हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे। अलंकृत ईंट यानी कि जो डेकोरेटेड ब्रिक्स हैं ये मिले हैं। ठीक है, जिसके प्रमाण हमें मिले हैं दोस्तों। यह सिंधु घाटी सभ्यता में फर्श निर्माण में अलंकरण का एकमात्र उदाहरण
देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ से कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा जो स्थल है कहाँ है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक, ये आप सभी जानते हैं राजस्थान में है दोस्तों ये आपका कालीबंगा। और यहाँ से दोस्तों एक घर से जो है फर्श में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, तो इसको ध्यान में आपने रखना है। कालीबंगा से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से दोस्तों लकड़ी की नाली और शल्य चिकित्सा, जिसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। लकड़ी की, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 90 में लकड़ी, यहाँ पर लड़की लिख दिया मैंने। ठीक, तो कालीबंगा से और क्या मिला है, दूसरा मिला है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, लकड़ी की नाली। ठीक है, लकड़ी की नाली मिली है दोस्तों, कहाँ से मिली है आपको पूछ लिया जाएगा, तो ये मिली है दोस्तों कालीबंगा से। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, शल्य चिकित्सा, ठीक है, तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, ये भी कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये भी आपका कालीबंगा से मिले हैं। और आपका जो है अलंकृत जो ईंट हैं, अलंकृत ईंटों से बने फर्श के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये भी कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर आंसर करेंगे दोस्तों, कूफी क्या है। चलिए आंसर कीजिए 91 का, कूफी क्या है बताना है आपको। कूफी ऑप्शन देखिए क्या है, पहला है आपका कुरान की आयतों का भवनों पर अंकन, दूसरा है इस्लामिक कर, तीसरा है सूफी संतों के लिपिबद्ध उपदेश, या फिर इस्लामिक तीर्थ यात्रा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कूफी क्या है। चलिए आंसर कीजिए 91 का, क्या है दोस्तों कूफी। कूफी दोस्तों एक ये अरबी लिपि है, अरबी लिपि की एक प्राचीन जो है क्या है, लेखन शैली है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा तो ध्यान में रखेंगे। कूफी जो है, कूफी क्या है, अरबी लिपि है, पहले तो आपको ध्यान में रखना है क्या है, अरबी लिपि। ठीक है, ठीक है, अरबी लिपि की एक प्राचीन लेखन या सुलेखन शैली, सुलेखन शैली जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए, सुलेखन शैली यानी कि कैलीग्राफी है, जिसका प्रयोग जो है कुरान की आयतों का भवनों पर अंकन करने के लिए किया जाता था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुरान की आयतों का भवनों पर अंकन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कूफी जो है, कूफी अरबी लिपि की एक प्राचीन सुलेखन शैली यानी कि कैलीग्राफी है, जिसका प्रयोग कुरान की आयतों का भवनों पर अंकन करने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों साथ ही साथ इसका जो प्रयोग हुआ है, ज़्यादा प्रयोग हुआ है इसका कूफी लिपि का या कूफी शैली का, तो इसका प्रयोग जो दोस्तों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सल्तनत काल में। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये दोनों दोस्तों कूफी लिपि में जो है इनकी आयतें खुदवाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन बताया मैंने आपको, पहला आपको याद रखना है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार और दूसरा मैंने आपको बताया, क्या बताया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये दोनों जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा पर जो है कूफी लिपि में आयतें क्या कर रखी हैं, खुदवाई गई हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बाकी मैंने कूफी लिपि आपको बता दिया क्या है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करेंगे दोस्तों। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाहजहां के शासनकाल से संबंधित नहीं है बताना है। ठीक, पहला देखिए, बूंदी राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। बी देखिए, मेवाड़ की जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू की थी। सी देखिए, जैसलमेर के सबल सिंह को
टीका प्रदान किया था, और डी देखिए बीकानेर के दलपत सिंह को टीका प्रदान किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है शाहजहां के शासनकाल से कौन सा यहाँ पर कथन संबंधित नहीं है पूछा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बीकानेर के दलपत सिंह को टीका प्रदान किया था, ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये संबंधित नहीं है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बीकानेर के दलपत सिंह को टीका प्रदान करना शाहजहां के शासनकाल से संबंधित नहीं है, क्योंकि बीकानेर के जो शासक थे वो थे दलपत सिंह। इनका शासनकाल था दोस्तों 1612 से लेकर 1613 तक। ठीक है, 1612 से लेकर 1613 तक इनका शासनकाल था दोस्तों दलपत सिंह का। ठीक है, और जहांगीर के समय दोस्तों इनका शासनकाल था, और उन्हें जहांगीर ने ही गद्दी से हटाया था। इनकी जहांगीर ने ही इसको जो है क्या किया था, दलपत सिंह को गद्दी से हटाया था। ठीक है, शाहजहां के समय बीकानेर के प्रमुख शासक कौन थे, कर्ण सिंह और अनूप सिंह, मैंने बताया था ना। तो ये आपका वैसे गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बीकानेर के उस समय शासक कौन थे शाहजहां के शासनकाल में। तो यहाँ के प्रमुख शासक थे कर्ण सिंह और दूसरे थे दोस्तों कौन थे, अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है आपने। शाहजहां के समय बीकानेर के प्रमुख शासक कर्ण सिंह और अनूप सिंह थे। ठीक है, शाहजहां ने दोस्तों बूंदी से कोटा को अलग किया था 1631 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, शाहजहां ने बूंदी को क्या किया था, बूंदी को क्या किया था, कोटा से अलग किया था। ठीक है, बूंदी को कोटा से अलग किया था। ठीक है, कब किया था कोटा से अलग, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1631 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं दोस्तों। और बीकानेर के जो शासक थे दोस्तों दलपति सिंह, उनका शासनकाल भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उनका शासनकाल था 1612 से लेकर 1613 तक शासनकाल था दोस्तों दलपत सिंह का, और दलपत सिंह का। ठीक है, जहांगीर के समय का था दोस्तों, और उन्हें जहांगीर ने ही गद्दी से क्या किया था, हटाया था। ठीक, तो ये दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मैंने बता दिया बीकानेर के शासक कौन, जब आपका शाहजहां का जब शासनकाल था तो उस समय कौन था वहाँ का। तो शाहजहां के शासनकाल के समय जो है बीकानेर का जो प्रमुख शासक था दोस्तों वो था कर्ण सिंह और अनूप सिंह। ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। चलिए यहाँ पर आपको जो है बताना है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जहांगीर के शासनकाल की घटनाएं दे रखी है, इनको आपने दोस्तों कालक्रम अनुसार लगाना है। पहला है दोस्तों मेवाड़ से संधि। ठीक है, दूसरा है कंधार की पराजय एवं हाथ से निकलना। तीसरा है कांगड़ा की विजय। चलिए इनको जो है व्यवस्थित जो है कालानुक्रम अनुसार लगाना है। तो पहले क्या हो जाएगा बताइए, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ए सी और बी, ए डी सी या फिर सी बी ए या फिर बी ए सी, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जहांगीर के काल की घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। सबसे पहले होगा दोस्तों मेवाड़ से संधि। ठीक है, तो पहले मेवाड़ से संधि हुई, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कब हुई थी मेवाड़ से संधि। तो जहांगीर की मेवाड़ से संधि हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1615 में। ठीक है, 1615 ईस्वी में मेवाड़ से संधि हुई थी। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है दूसरा आएगा आपका कांगड़ा की विजय। ठीक है, कांगड़ा की विजय दूसरे नंबर में आ जाएगा, ए के बाद सी। ठीक है, कांगड़ा की विजय जो है कब हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। कांगड़ा दुर्ग को जीता था दोस्तों जहांगीर ने। ठीक है, कब जीता था, 1620 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आपका फिर बी आएगा, यानी कि जो तीसरा है कांधार, जो है कांधार का हाथ से निकलना। तो ये आ जाएगा आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1622 में। ठीक है, 1622 ईस्वी में। तो तीनों आपको ध्यान में रखने। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, ए होगा पहले, उसके बाद फिर सी होगा, फिर लास्ट में बी। ठीक है, ए सी बी किस में है देखिए,
तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ACB, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, शाहजहां जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी ने पढ़ा है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, खुर्रम। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, खुर्रम। तो खुर्रम नाम से जाना जाता है दोस्तों जहांगीर को, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेवाड़ फर्स्ट में। ठीक है, 1615 ईस्वी में खुर्रम ने यानी कि शाहजहां के प्रयासों से राणा अमर सिंह के साथ जो है मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ठीक है, अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ संधि किसके साथ हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है किसके साथ हुई थी, अमर सिंह के साथ। ठीक है, राणा अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, पहला तो आपको अमर सिंह याद रखना है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर जो आपका कांगड़ा की विजय है, तो कांगड़ा आप जानती हैं जहांगीर ने कांगड़ा पर जो है कब, कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था, 1620 में जीता था कांगड़ा दुर्ग को। ठीक है, और जिसे अकबर भी नहीं जीत पाया था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, अकबर भी जो है कांगड़ा दुर्ग को नहीं जीत पाया था, लेकिन जहांगीर ने इसको जीता था 1620 में। ठीक है, उसके बाद 1622 की बात करें तो 1622 में क्या हुआ था, फारस के शाह अब्बास ने जो है कांधार पर अधिकार कर लिया था, जो मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था दोस्तों, जो 1622 में जो है अधिकार कर लिया था शाह अब्बास ने। ठीक है, किसने किया था, शाह अब्बास। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये फारस के शाह अब्बास थे दोस्तों, जिन्होंने कांधार पर अधिकार कर लिया था, और मुगलों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका था। ठीक, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। मेवाड़ की संधि कब हुई, किस सन में हुई, किसके साथ हुई, कांगड़ा की विजय जो है जहांगीर ने कब की, ठीक है, किस साल इसको जीता था, ठीक है, कांगड़ा दुर्ग को। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा कांधार की पराजय कब हुई थी, तो ये सारे दोस्तों आपको इनके सन भी याद रखने हैं। ठीक है, और कब हुए और किसके साथ रही हुई। ठीक है, यानी कि जैसे आपका पूछ लिया जाएगा आपको कि मुगल मेवाड़ संधि जो है जहांगीर और किसके बीच हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे जो आपका मुगल मेवाड़ संधि है ये राणा अमर सिंह और शाहजहां के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में आपको जो है यहाँ पर जो है क्या करना है, सही सुमेलित करना है। चलिए देखिए, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिए हैं, विभिन्न दिशाओं के शासकों की उपाधियाँ दी हैं। ठीक है, विभिन्न दिशाओं का मतलब है, देखिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो ये आपको यहाँ पर बताना है विभिन्न दिशाओं के शासकों के नाम यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, सही शासकों की उपाधियां दी हैं। ठीक है, तो इनको सही आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक, तो देखिए जो उत्तर का था दोस्तों, उत्तर दिशा का जो शासक था उसकी उपाधि क्या थी, तो उत्तर के शासकों की जो उपाधि थी दोस्तों वो थी विराट। ठीक है, पहले का ए का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, और पूर्व के शासकों की उपाधि थी दोस्तों सम्राट। ठीक, और पश्चिम दिशा के जो सम्राट थे दोस्तों उनकी उपाधि क्या थी, स्वराट थी। ठीक है, स्वराट। और दक्षिण के जो शासक थे दोस्तों उनकी उपाधि थी भोज। यही क्रम रहेगा। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो किस में है दोस्तों 94 का, देखिए सही कोड क्या हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये किसके अनुसार है, ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार है। ठीक है, ऐत्रेय। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है, ये आपका जो है विभिन्न दिशाओं के शासकों की उपाधियां हैं। ठीक है, तो विभिन्न दिशाओं के शासकों की उपाधियां आपको ध्यान में रखनी है, उत्तर की विराट, पूर्व की सम्राट, पश्चिम की स्वराट और दक्षिण की भोज। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। चलिए 95 का आंसर करेंगे, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सप्ताह के 7 दिन 7 तरह की पोशाक पहनने का नियम अपनाया था। ये आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है,
तो बताइए दोस्तों कौन सा मुगल सम्राट था जो सप्ताह के 7 दिन जो है अलग अलग पोशाक पहनता था? पहला हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 95 का आपको बताना है कौन सा मुगल सम्राट जो है सप्ताह के 7 दिन 7 तरह की पोशाक पहनने का नियम अपनाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 95 का, आप सभी ने पढ़ा है, आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं दोस्तों सप्ताह के 7 दिन जो है 7 तरह की पोशाक पहनता था। ठीक है दोस्तों, आप जानती हैं हुमायूं जो है ज्योतिष पर विश्वास करता था दोस्तों, ज्योतिष में गहरा विश्वास रखता था। किसमें? ज्योतिष में। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो ज्योतिष में गहरा विश्वास दोस्तों रखता था हुमायूं। ठीक है, और सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों की पोशाक पहनता था। तो ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा किस दिन कौन सी पोशाक पहनता था, लेकिन फिर भी आपको जो है ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें, जैसे आपका रविवार को कौन सा जो है पहनता था। ठीक है, रविवार को हुमायूं जो है पीला वस्त्र पहनता था, पीला पीला। ठीक है, पीला वस्त्र पहनता था। ठीक है, और रविवार के साथ साथ शनिवार को भी याद रखें, शनिवार को क्या पहनता, यहाँ लिख देता हूँ, शनिवार। ठीक है, शनिवार को काला कपड़ा पहनता था। ठीक है, काला। ठीक है, काली पोशाक। और सोमवार को सफ़ेद। ठीक है, और सोमवार को सफ़ेद। ठीक है, सोमवार को कौन से पहनता था? सफ़ेद। तो ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ठीक, मुगल सम्राट हुमायूं जो है ज्योतिष में गहरा विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों की पोशाक पहनता था, जैसे रविवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद। ठीक है, उसने अपने दरबार के अधिकारियों को भी ग्रहों के आधार पर वर्गीकृत किया था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। ठीक, साथ ही साथ हुमायूं ने दोस्तों एक जो है हुमायूं का एक पुस्तकालय से जो पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, तो हुमायूं का एक पुस्तकालय था दोस्तों शेर मंडल। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कौन सा पुस्तकालय खोला था हुमायूं ने, इसको नोट कर लें। हुमायूं ने कौन सा पुस्तकालय खोला था? अभी बताया मैंने आपको, कौन सा पुस्तकालय खोला था? शेर मंडल। ठीक है, एक पुस्तकालय खोला था। कौन सा पुस्तकालय खोला था? जिसका नाम था दोस्तों शेर मंडल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो उसकी विद्वता और रुचियों का प्रमाण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। शेर मंडल पुस्तकालय का निर्माण किसने किया पूछ लिया जाएगा आपको, तो हुमायूं का नाम याद रखेंगे। और हुमायूं मैंने बता दिया कि किस प्रकार का ये शासक था दोस्तों, जो सप्ताह के 7 दिन जो है अलग अलग की पोशाक पहनता था। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा देखिए ऑप्शन बी, कंसकुड़ी अभिलेख में नरसिंह वर्मन प्रथम की लंका विजय की तुलना श्री राम की लंका विजय से की है। तीसरा देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 96 में क्या बताना है, इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। 3 कथन दिए हैं। पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। महेंद्र वर्मन दोस्तों कौन था? ये कौन सा शासक था? ये पल्लव नरेश था। ठीक है, पल्लव नरेश था दोस्तों। ठीक है, पल्लव नरेश कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इसने दोस्तों क्या किया था? मत विलास प्रहसन की रचना की थी। मत विलास प्रहसन आप जानते हैं ये क्या था? एक हास्य ग्रंथ था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, हास्य ग्रंथ क्या था? मत विलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ था, जिसकी रचना किसने की? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने की। पहला कथन तो सही है आपका। ठीक, दूसरा देखिए बी, कंसकुड़ी ताम्रपत्र में नरसिंह वर्मन प्रथम की लंका विजय की तुलना जो है राम की लंका विजय से की गई है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इस अभिलेख का नाम याद रखेंगे, कंसकुड़ी अभिलेख। ठीक है, कंसकुड़ी अभिलेख में नरसिंह वर्मन प्रथम की लंका विजय की तुलना श्री राम की लंका विजय से की है। तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि किस अभिलेख में नरसिंह वर्मन की तुलना
नरसिंह वर्मन प्रथम की लंका विजय की तुलना श्री राम की लंका विजय से की है। तो आंसर हो जाएगा आपका कंसकुड़ी अभिलेख। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरा वाला भी आपका सही है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, तीसरा है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय यहाँ पर दिया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वातापी कोट की उपाधि धारण नहीं की थी। ये आपका जो है गलत है, ऑप्शन सी। तो वातापी कोट दोस्तों आप जानती हैं, वातापी कोट किसने धारण की थी उपाधि? वातापी कोट यानी कि वातापी का विजेता, ये उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, तो यहाँ पर द्वितीय दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 96 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए और बी जो है ये दोनों सही हैं, ये गलत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। चलिए 97 का आंसर करेंगे दोस्तों। 97 है, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है औरंगजेब के शासनकाल की यहाँ पर घटनाएं दे रखी हैं। मेवाड़ से संधि, गुरु तेग बहादुर की शहादत, जजिया लगाना, संभाजी को कैद करके उसकी हत्या करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सही कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ये सभी जो है घटनाएं जो हैं औरंगजेब के शासनकाल की हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, इनको जो है इनके कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले क्या हुआ इनमें से? सबसे पहले हुआ दोस्तों गुरु तेग बहादुर की शहादत। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की शहादत कब हुई थी दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। ये हुई थी दोस्तों कब? 1675 ईस्वी में। ठीक है, 1675 ईस्वी में क्या हुई थी? गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई थी। उसके बाद आता है दोस्तों जजिया कर पुनः लगाना। तो जजिया कर पुनः लगाया था दोस्तों औरंगजेब ने। तो यहाँ पर जजिया लगाना यानी कि जजिया पुनः लगाना। ठीक है, जजिया कर पुनः कब लगाया था? ये लगाया था दोस्तों 1600 आपका 79, 1679। ठीक, दूसरा आपका जजिया लगाना, जजिया कर पुनः लगाना। तीसरा आ जाएगा मेवाड़ की संधि, मेवाड़ से संधि। ठीक है, मेवाड़ से संधि कब हुई थी औरंगजेब की? ध्यान में रखेंगे, मेवाड़ से संधि हुई थी दोस्तों 1681 में। ठीक है, 1681 ईस्वी में ध्यान रखेंगे मेवाड़ से संधि हुई थी जयसिंह के साथ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जयसिंह के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेवाड़ से संधि जो है यानी कि जयसिंह के साथ हुई थी कब? 1681 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है आपका संभाजी की हत्या। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? संभाजी की कैद और उसकी हत्या। ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1689 में। ठीक है, तो दोस्तों इस सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने। तो सही कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले मैंने बताया आपका क्या आ जाएगा? गुरु तेग बहादुर की शहादत, पहले बी आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद क्या हो जाएगा? बी के बाद सी आ जाएगा। ठीक है, जजिया कर पुनः लगाना। उसके बाद फिर ए आ जाएगा, मेवाड़ से संधि। उसके बाद फिर डी आ जाएगा। ठीक, तो किस कैसा होगा कोट? यहाँ पर सही कोट होगा BCAD। कहाँ पर है BCAD? BCAD, BCAD ये हो गया आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये औरंगजेब के शासनकाल की घटनाएं हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो BCAD सही क्रम रहेगा इसका। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर आपको बताना है चलिए मैं थोड़ा जूम होकर लेता हूँ। ठीक, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 98 यहाँ पर दोस्तों दिए हैं। देखिए कबीला और उनके नेता दिए हैं। देखिए पहला है कबीला यूसुफजई कबीला, नेता भागू। दूसरा अफरीदी कबीला और नेता अकमल खां। और तीसरा खटक कबीला और खुशाल खां। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। केवल ए और बी, केवल सी, या फिर ABC तीनों, या फिर केवल बी और सी। चलिए अब आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 98 का?
दोस्तों जो यहाँ पर आपको कबीला और इनके नेता दिए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो है औरंगजेब के समय जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत में जो है जो कबीलाई विद्रोह था उसके युग में है दोस्तों। आपको सही सुमेलित करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो यूसुफजई विद्रोह है, ठीक है, यूसुफजई विद्रोह जो है कब हुआ था और इसके नेता कौन था, ये पहले का ही सही है, ठीक है। इनके यूसुफजई विद्रोह का नेता कौन था, भागू था दोस्तों, ठीक है, कौन था, भागू। और ये यूसुफजई विद्रोह कब हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये विद्रोह हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1667 में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है अफरीदी, ठीक है, बी। अफरीदी जो विद्रोह है दोस्तों इसका नेता था अकमल खां, ठीक है, ये भी सही है, अकमल खां। और जो अफरीदी विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था पूछा जा सकता है आपको। ये हुआ था अफरीदी विद्रोह 1672 में हुआ था, ठीक है, 1672 ईस्वी में हुआ था अफरीदी विद्रोह। तीसरा है दोस्तों खटक कबीले का नेता प्रसिद्ध कवि खुशाल खां था दोस्तों, खुशाल खां। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी युग में जो है सही सुमेलित है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कबीले और उनके नेता कौन थे दोस्तों, किस प्रकार से कबीलाई विद्रोह हुआ और उनके नेता कौन थे और कब ये विद्रोह हुआ, ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे, ठीक। चल, और किसके समय की बात है, ये है औरंगजेब के समय की बात, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, किसके समय की बात है, औरंगजेब। आपने पढ़ा होगा औरंगजेब के बारे में, जब औरंगजेब के समय जो है उत्तरी पश्चिमी सीमांत कबीलाई विद्रोह के हुआ था, कबीलाई विद्रोह, तो उससे रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, भारत में यहूदियों को बसाने का प्राचीनतम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेर, कुषाण। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, भारत में यहूदियों को बसाने का प्राचीनतम उल्लेख जो है किस राजवंश के समय प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए इसका 99 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चेर राजवंश, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यहूदियों को बसाने और उन्हें विशेषाधिकार देने का प्राचीनतम जो अभिलेखीय प्रमाण है वो हमें दोस्तों चेर राजवंश के समय प्राप्त होता है। चेर राजवंश दोस्तों कहाँ था, ये था केरल में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें कि चेर राजवंश से दोस्तों ये हमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा भास्कर रविवर्मन द्वारा दोस्तों जारी कोचीन यहूदी ताम्रपत्र जो है जिसमें यहूदी नेता जोसेफ रब्बन को जो है उसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है, जोसेफ रब्बन का। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहूदियों को बसाने का प्राचीनतम उल्लेख जो है किस राजवंश के समय प्राप्त होता है, तो चेर राजवंश के समय प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, निम्न में से किसके उपदेशों से नीतिगंध ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन देखिए, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, नचिकेता या फिर अनाथ पिंडक। आपको बताना है निम्न में से किसके उपदेशों से नीतिगंध ग्रंथ संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। नीतिगंध जो आपका ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महात्मा बुद्ध, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नीतिगंध जो है दोस्तों ग्रंथ महात्मा बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या से संबंधित है, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनकी व्याख्या से संबंधित है आपका नीतिगंध ग्रंथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यह एक कैसा ग्रंथ है, ये एक कैसा ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है, ठीक है। कैसा ग्रंथ है कि पाली ग्रंथ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कैसा ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है।
ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था, ठीक है, त्रिपिटक आपने सुना होगा, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से बाहर का साहित्य इसको माना जाता है, यानी कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक से बाहर का ग्रंथ माना जाता है इसको, ठीक है, नीतिगंध ग्रंथ को, ठीक है, इसको ध्यान में आपने रखना है। ठीक है, यह बुद्ध के वचनों को समझने के लिए दोस्तों एक मार्गदर्शिका की तरह है। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि बुद्ध के वचनों को समझने के लिए एक मार्गदर्शिका की तरह कौन सा है ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा आपका नीतिगंध ग्रंथ। ठीक है, इससे हमें दोस्तों जो बुद्ध के जो वचन हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनको समझने के लिए दोस्तों ये एक मार्गदर्शिका का काम करता है, नीतिगंध ग्रंथ। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का जो है एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर करेंगे। 101 है दोस्तों, नंद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नंद वंश आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है, जिसने नहीं देखा दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। नंद वंश के शासक सारे मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर शासक दिए हैं आपके नंद वंश के। ठीक है, तो इनको सही क्रम में आपने लगाना है। ठीक है, पहला देखिए गोविसाणक, दूसरा देखिए पंडुक, उग्रसेन, धनानंद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। नंद वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आप जानती हैं नंद वंश की स्थापना किसने की, बताइए, नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्म नंद ने। ठीक है, किसने की, महापद्म नंद। इसमें क्या हो जाएगा आपका उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन को ही जो है दोस्तों महापद्म नंद कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार से कंफ्यूज आपको किया जा सकता है, महापद्म नंद। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा आपका उग्रसेन, यानी कि महापद्म नंद आप जानती हैं। ठीक है, नंद वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, महापद्म नंद थे। सबसे पहले सी आ जाएगा। ठीक है, अब सी यहाँ पर दो ऑप्शन में आपकी ए और बी में। ठीक, उग्रसेन के बाद दोस्तों आता है नाम पंडुक का। ठीक है, उग्रसेन के बाद ऑप्शन बी आ जाएगा पंडुक, सी के बाद बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानती हैं दोस्तों सबसे पहले उग्रसेन आते हैं, यानी कि महापद्म नंद सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों, उग्रसेन या महापद्म नंद नंदवंश का। और सबसे लास्ट का पूछा जाता है, सबसे अंतिम शासक कौन था नंदवंश का, धनानंद। ठीक है, ये डी में आ जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, उग्रसेन सी ये क्या थे, नंदवंश के क्या थे, महापद्म संस्थापक थे नंदवंश के। ठीक, और लास्ट में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, धनानंद था दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। इसी को जो है किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, ठीक है, तो किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था दोस्तों नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका राइट क्या हो जाएगा, सी बी ए डी हो जाएगा इसका सही कालानुक्रम। ठीक, और अगर आपने डिटेल में इसको देखना है दोस्तों तो मैंने प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से ये समझाया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों, जफर खानी, जहांगीरी, खासा और चौतर आदि निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं, वस्त्रों की, इत्र की, कागज की या फिर तांबे के बर्तनों की। चलिए, जफर खानी, जहांगीरी, खासा और चौतर, ये दोस्तों निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, 102 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये दोस्तों मध्यकालीन भारत में दोस्तों ये प्रचलित थे ये श्रेणियाँ, तो आप जानते हैं सभी। तो ये क्या थी दोस्तों, ये कागज यानी कि पेपर की विभिन्न श्रेणियाँ थी दोस्तों। ठीक है, कागज या पेपर। ठीक है, कागज या पेपर की क्या थी, विभिन्न श्रेणियाँ थी दोस्तों, जफखानी, जहांगीरी, खासा और चौतर। ये बात हो रही है दोस्तों मध्यकालीन भारत में। ठीक है, ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन भारत में दोस्तों ये श्रेणियां प्रचलित थी। ठीक है, ये और ये क्या थी, कागज की, पेपर की विभिन्न श्रेणियां थी। ठीक,
और इसमें से जो है दोस्तों सबसे जो अगर बात करें उच्च गुणवत्ता वाला जो कागज़ था कौन सा था पूछ लिया जाएगा। तो इनमें से जो खासा था ना, खासा, ये क्या था? उच्च गुणवत्ता वाला था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। खासा जो है क्या था? उच्च गुणवत्ता वाला पेपर था ये, उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाला, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला कागज। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये सभी क्या है? कागज की क्या है? श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपने रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देवी दुर्गा की उपासना से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सी रचना जो है यहाँ पर देवी दुर्गा की उपासना से संबंधित है। पहला है देखिए भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देवी दुर्गा की उपासना का विस्तृत वर्णन दोस्तों हमें किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 103 का राइट आंसर हो जाएगा मार्कंडेय पुराण। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों इस मार्कंडेय पुराण में, इसमें देवी द्वारा जो है महिषासुर, शुंभ निशुंभ और मधु कैटभ के वध की कथा का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर करेंगे। निम्न में से किस चोल शासक ने मालदीव को जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कौन सा चोल शासक था जिसने मालदीव को जीता था। ऑप्शन देखिए, राजेंद्र द्वितीय, परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 104 का? दोस्तों यहाँ पर बताना है चोल शासक जिसने मालदीव को जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम ने दोस्तों मालदीव को जीता था, इसको ध्यान में आपने रखना है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यह विजय जो है उसकी शक्तिशाली नौसेना का परिणाम थी, जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप जानती हैं जो राजा राज प्रथम है, इनमें दोस्तों एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? आप सभी जानते हैं तंजौर में किया था इन्होंने। ठीक है, तंजौर, तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था दोस्तों राजा प्रथम ने? तो आप सभी जानते हैं राज राजेश्वर, या जिसको हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। राज राजेश्वर, राज राजेश्वर मंदिर, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा आपको कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो राजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और इसको हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पर 2 बार आ गया, कोई नहीं, 105 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर करेंगे दोस्तों। सतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि निम्न में से किन जनपदों को कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए, कुरु, पांचाल, कौशल विदेह, अंग मगध या फिर मत्स्य सूरसेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 का? दोस्तों आपको बताना है सतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि निम्न में से किन जनपदों को कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 105 का, क्या हो जाएगा? कुरु और पांचाल। पहला ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जानती हैं जो शतपथ ब्राह्मण है ये किस वेद का ग्रंथ है दोस्तों? ये पूछा जाता है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है किस वेद का ग्रंथ है? ये यजुर्वेद का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा। और यजुर्वेद का जो है क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और इसके रचयिता
पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता जो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि थे दोस्तों। क्या कौन थे? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात हो रही है कुरु और पांचाल की, तो ध्यान रखेंगे कुरु और पांचाल जनपदों को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में ये दोनों जनपद जो है आर्य संस्कृति, भाषा और विद्वता के केंद्र माने जाते थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आते आते ये दोनों जनपद जो हैं कुरु और पांचाल, ये आर्य संस्कृति, भाषा और विद्वता इसके केंद्र माने जाते थे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में शलाका परीक्षा को अपनाया था? तो यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय दिए हैं। पहला है उज्जैन विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका मिथिला विश्वविद्यालय, तीसरा है आपका नादिया विश्वविद्यालय और चौथा है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है किस विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में शलाका परीक्षा को अपनाया था। तो ये शलाका परीक्षा क्या था दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या था ये शलाका परीक्षा। तो आपको यहाँ पर पहले आंसर करना है किस विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में शलाका परीक्षा को अपनाया था। कौन सा विश्वविद्यालय था बताइए? उज्जैन, मिथिला, नादिया या नालंदा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 106 का क्या हो जाएगा? मिथिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मिथिला विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में शलाका परीक्षा को अपनाया था। तो ये शलाका परीक्षा क्या है इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये शलाका परीक्षा सुन लेंगे। शलाका परीक्षा में क्या होता था? शलाका परीक्षा में एक सुई को जो है किसको? एक सुई, ठीक है, एक सुई को ग्रंथ में आर पार चुभोया जाता था और जिस पृष्ठ पर सुई रुकती थी छात्र को उसकी व्याख्या करनी होती थी। ठीक है, तो ये ही था दोस्तों शलाका परीक्षा। ठीक है, और ये कब था? मध्यकालीन भारत में प्रचलित था दोस्तों शलाका परीक्षा। तो आपको ध्यान में रखना है क्या था शलाका परीक्षा। ठीक है, शलाका परीक्षा में क्या होता था? एक सुई को ग्रंथ में आर पार चुभोया जाता था और जिस पृष्ठ पर सुई रुकती थी तो छात्र को उसकी व्याख्या करनी होती थी। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों शलाका परीक्षा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और माना जाता था दोस्तों यहाँ से जो स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेता था तो उसका जो है अत्यंत गौरव की बात उसको माना जाता था। ठीक है, चलिए इस शलाका परीक्षा ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए 107 का आंसर करेंगे। बर्नी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? आप जानती हैं बर्नी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बर्नी ने तिथिक्रम में गलतियां की हैं। ऑप्शन बी देखिए, कार्य कारण संबंध उसके इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता है। उसने तारीख फिरोजशाही की रचना की। डी देखिए, उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है बर्नी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो 107 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? बर्नी के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देखिए बर्नी ने तिथिक्रम में गलतियां की हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कार्य कारण संबंध उसके इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता है, ये भी सही है। ठीक है, और उसने तारीख फिरोजशाही की रचना की। तो आप जानती हैं तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? बर्नी ने की। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्या है? सही है ये भी। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं है वो है आपका उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है, ये आपका जो है सही नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, 7 का ध्यान रखेंगे। और बर्नी इतिहास को मात्र घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि शिक्षाप्रद और विज्ञान मानता था। ठीक है, सिर्फ घटनाओं का विवरण ही नहीं, क्या मानता था? क्या मानता था मैंने बताया अभी? क्या मानता था? विज्ञान और शिक्षाप्रद और विज्ञान। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बर्नी के विषय में कथन डी जो है सही नहीं है। बर्नी इतिहास को मात्र घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि शिक्षाप्रद और
विज्ञान मानता था। ठीक है, बर्नी के अनुसार इतिहास का उद्देश्य जो है क्या था, भावी राजाओं को अतीत की गलतियों से सीख देना था। ठीक, और बाकी आप जानती हैं तारीख फिरोजशाही लिखी थी दोस्तों बर्नी ने। ठीक, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर करेंगे। 108 है दोस्तों, प्रभावशाली सामंतों के विशेषाधिकार के रूप में प्रदत्त पंच महाशब्द में जो है निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 का। प्रभावशाली सामंतों के विशेषाधिकार के रूप में प्रदत्त पंच महाशब्द निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था बताना है। पहला है आपका जयघट, दूसरा है शंख, तीसरा है मौल, तो चौथा है आपका तमस। क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर राइट आंसर 108 का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मौल। ध्यान रखेंगे मौल शब्द जो है ये सेना यानी कि वंशानुगत सेना या फिर मुकुट के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता था इसको, सेना के संदर्भ में। और किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, सेना के। और दूसरा याद रखेंगे मुकुट के संदर्भ में, इसको भी मुकुट के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता था इसका, मौल का। ठीक है, लेकिन यह जो है दोस्तों पंच महाशब्द की सूची में शामिल नहीं है। पंच महाशब्द की सूची में, पंच महाशब्द का मतलब है पांच महान शब्द या ध्वनियां। पंच महाशब्द यानी कि 5 महान शब्द या फिर ध्वनियां। ठीक है, अब वो 5 क्या क्या थे, श्रृंग था, शंख था, ठीक है, साथ ही साथ भेरी, ठीक है, तमस, ठीक है, और जय घंटा। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, ये जो मौल है दोस्तों ये पंच महाशब्द में शामिल नहीं है। बाकी पंच महाशब्द कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला याद रखेंगे श्रृंग, पहला श्रृंग। दूसरा याद रखेंगे शंख। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे भेरी। चौथा याद रखेंगे जय घंटा। और पांचवा याद रखेंगे तमस। तो ये क्या थे दोस्तों, ये 5 जो है पंच महाशब्द थे दोस्तों, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये पंच महाशब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों 5 महान शब्द या ध्वनियां। ये 5 विशिष्ट वाद्य यंत्रों के समूह को बजाने का विशेषाधिकार था दोस्तों, जो केवल उच्च श्रेणी के सामंतों को होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आपको दिए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे श्रृंग है, ये क्या था, एक हॉर्न टाइप का था दोस्तों बजाने वाला। और शंख आप जानती हैं, शंख। और भेरी की बात करें तो भेरी क्या था, ये एक प्रकार का जो है क्या था, ड्रम था बजाने वाला। ठीक है, ड्रम या नगाड़ा कह सकते हैं। और जय घंटा की बात करें तो जय घंटा जो है एक विजय की घंटी थी। ठीक, और तमस की बात करें तो तमस क्या था, तमस एक प्रकार का आप कह सकते हैं इसको मंजीरा, एक प्रकार का जो है एक मंजीरा था, इसको बजाते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखते हैं पंच महाशब्द। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। चलिए 109 का आंसर करेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला देखिए कालीबंगा दृश्यद्वती नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दास्क नदी, बालाकोट सादीकौर नदी, और रोपड़ सतलज नदी। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों सुतका गेंडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आप जानती हैं, रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और कालीबंगा जो है, कालीबंगा मैंने बताया था आपको, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। तो घग्गर नदी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, दृश्यद्वती नदी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दृश्यद्वती नदी। और एक नाम और होता है इसको, एक नाम और जाना जाता है एक नाम से, और क्या नाम है इसका, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। ठीक है, ठीक है, सरस्वती।
ठीक है, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीनों नदियां दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, कालीबंगा जो है घग्गर, घग्गर का प्राचीन जो है दोस्तों सरस्वती कह सकते हैं, प्राचीन सरस्वती, या इसको दृश्यवती नदी कह सकते हैं। तो इसके तट पर स्थित है कालीबंगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बालाकोट जो है सादी कौर नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बालाकोट दोस्तों आप जानती हैं बालाकोट क्या है। बालाकोट जो है एक पाकिस्तान का एक बंदरगाह नगर है दोस्तों बालाकोट। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, सीप उद्योग के लिए जाना जाता है बालाकोट को। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, सीप उद्योग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बालाकोट जो है ये क्या है दोस्तों, बालाकोट पाकिस्तान में क्या है कि बंदरगाह है बालाकोट। ठीक है, और ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। और यहाँ पर जो बालाकोट है दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है बालाकोट, ये है विंदार नदी के तट पर। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है बालाकोट, विंदार। ठीक है, विंदार नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सुमेलित जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखने सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने शिक्षा केंद्र वल्लभी की स्थापना की थी। चलिए आंसर कीजिए, मैत्रक, वर्धन, चंदेल, चालुक्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 110 का, प्राचीन शिक्षा केंद्र है दोस्तों वल्लभी। ठीक है, वल्लभी कहाँ है आपका, गुजरात में। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूछा है प्राचीन शिक्षा केंद्र वल्लभी जो है, जो गुजरात में है, इसकी स्थापना जो है किसने की। ठीक है, किस वंश ने की। तो यहाँ पर वंश दे रखे हैं आपको, चालुक्य वंश, चंदेल वंश, वर्धन वंश, मैत्रक वंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 का, 110 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैत्रक वंश। ठीक है, मैत्रक वंश ने स्थापना की थी दोस्तों वल्लभी की, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वल्लभी दोस्तों मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक केंद्र था। आप सभी जानते हैं वल्लभी क्या था, ये था दोस्तों बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, हीनयान हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है वल्लभी। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा, चीनी यात्री का नाम सुना होगा जो है इत्सिंग। इत्सिंग ने 7वीं सदी में यहाँ का भ्रमण किया था और इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर करेंगे। 111 है दोस्तों, निम्नलिखित सैयद शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सैयद शासकों को आपने क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है। ठीक, पहला देखिए खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए इसको सही क्रम में आपको लगाना है सैयद शासकों को। चलिए सैयद शासकों का जो सही कालानुक्रम होगा क्या होगा, पहला सबसे पहले कौन आ जाएगा, खिज्र खां। ठीक है, आप जानती हैं खिज्र खां के बारे में। ठीक, तो खिज्र खां के बाद फिर क्या आ जाएगा, मुबारक शाह। ठीक है, पहला खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, सॉरी मुबारक शाह आ जाएगा, एक मिनट। ठीक है, खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, ए और सी, ए सी ए सी। तो आपका जो है पहला ही है इसमें राइट आंसर 111 का, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 111 का। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खिज्र खां ने तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली सल्तनत पर जो है सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां ने। ठीक है, सबसे पहले नाम आ जाएगा खिज्र खां का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा दोस्तों मुबारक शाह। आप जानते हैं मुबारक शाह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। ठीक, ए सी, उसके बाद बी आ जाएगा मोहम्मद शाह, और उसके बाद आ जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, 112 का आंसर करेंगे दोस्तों। बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, शून्यवाद, प्रतीति समुत्पाद, क्षणभंगुरवाद, या फिर अष्टांगिक मार्ग। तो आपको बौद्ध धर्म बताना है, बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत जो है ये किस रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका, बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत को दोस्तों
प्रतीतीय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है इसका अर्थ? प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है इसके होने से वह उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है पूछ लिया जाएगा, तो इसका अर्थ है क्या है? इसके होने, ठीक है, इसके होने से, इसके होने से वह उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा राइटिंग ऐसी हो रही है तो इसको आप आपके समझने के लिए ठीक हो रहा होगा, क्योंकि आपका जो दोस्तों ये हो रहा है कि पेन प्रॉपर्ली नहीं चल रही। ठीक, तो इसलिए आपके समझने लायक हो रहा होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आप नोट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है दोस्तों, जो द्वादश निदान के जो है माध्यम से जन्म मरण के चक्र को समझाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर करेंगे। 113 है दोस्तों, निम्न में से किस विजयनगर के शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण कराया? चलिए आंसर कीजिए। कृष्णदेव राय, आलिया रामा राय, देवराय द्वितीय या फिर वेंकटपति राय। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? विजयनगर के आपको बताना है किस शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, हजारा राम मंदिर। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्णदेव राय ने कराया था दोस्तों। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। ठीक है, और इसकी बाहरी दीवारों पर जो है रामायण के दृश्य जो हैं उकेरे गए हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर करेंगे। 114 है दोस्तों, कवायद उल फवाद निम्न में से किस सूफी संत से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए, ये किस सूफी संत से संबंधित है आपको बताना है। फवायद उल फवाद। ऑप्शन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी और डी शेख जलालुद्दीन बुखारी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? फवायद उल फवाद जो है ये प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का एक संग्रह है दोस्तों ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 114 का? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, फवायद उल फवाद जो है ये निजामुद्दीन औलिया के जो है वार्तालापों का क्या है? एक संग्रह है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपको आंसर करना है। प्लिनी के अनुसार दोस्तों मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने जो है बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत के रूप में भेजा था? चलिए आंसर बताइए। डिमेकस, डायोनिसियस, मेगास्थनीस या फिर एंटियोकस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिर 115 का क्या हो जाएगा? डायोनिसियस। ठीक है, डायोनिसियस को भेजा था दोस्तों। ठीक है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? डायोनिसियस को भेजा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।